हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था बायट सेवर्ट्स लॉ। अभी हम देखने वाले हैं कि आखिर बायट सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है। बट उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a current carrying या at a point near a current carrying conductor? किसी भी एक कंडक्टर के आसपास अगर मैं कोई पॉइंट पी लेता हूँ तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हमने लास्ट टाइम निकाला था डीबी की वैल्यू, दैट वाज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दैट वाज आंसर कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इतना होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए सिंपली हमें इसका वेक्टर फॉर्म देखना है। जब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं तो लाइक कुलम्स लॉ का जिस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म करते हैं इसमें भी सेम वैसे ही म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। हम करते हैं एक छोटे से आर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो दैट दिस विल बिकम म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से साइन थीटा हटा दूँ तो दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर ए बी साइन थीटा दैट इज ए क्रॉस बी अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब r square into r, that is r cube. So this is the value of the magnetic field in vector form. वेक्टर फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी कुछ ये होगी। और अगर बोला जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी बी तो सिंपली ये क्रॉस है, दैट मीन्स बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल एंड आर। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डी एल एंड आर। अब ये परपेंडिकुलर क्यों होगा, अगर आपको हल्का बहुत याद हो, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, अगर हम कभी भी ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट। जो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। सिंपल डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में क्लास 11th में बना हुआ था, दिस वन। अगर ये वेक्टर ए है ये बी है तो दोनों के परपेंडिकुलर एक जो वेक्टर होगा दैट विल बी ए क्रॉस बी। So this one is dl cross r. So magnetic field is always perpendicular to both dl and r. So इसका आंसर है what is the direction of the magnetic field at a point near a current carrying conductor? So it is always perpendicular to dl and r. Now let's start the first application. जो बायट सेवर्ट्स लॉ का पहला एप्लीकेशन है, it is magnetic field due to current carrying conductor. दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड आखिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू कितना होगा, या फिर दैट इज़ अ वायर। सो अगर मैं एक वायर के लिए करता हूँ तो दिस इज द वायर। हमें किसी भी एक पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट पी, पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सो हम इसका सिंपली वाइट सेवर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। लेट दिस बी द करंट एलिमेंट डी एल। ये परपेंडिकुलर दूरी है ओपी, जिसको हम नाम देते हैं कुछ ए, और जो दूरी है इनकी ओ से लेके पॉइंट समथिंग कैपिटल ए दैट इज द एल, एंड डी एल टू पी इज आर, एंड दिस वन इज एंगल थीटा। सब कुछ वैसा जैसा आपने बायट सेवर्ट्स में लिखा था, सब कुछ वैसे के वैसे। ये थीटा है तो मैं इसको कुछ एंगल मानता हूँ फाई। नाउ हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो अभी हमने देखा है अकॉर्डिंग टू द बायट सेवर्ट्स लॉ, इट इज डी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा
बाई आर स्क्वायर। हमें सभी चीज़ें इस फाई में चेंज करना है, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं बेसिकली, अगर एक वायर है और इसका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पॉइंट के बीच में कुछ एंगल बनते हैं, तो इस एंगल के हिसाब से हमें निकालना है कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम सारी जो चीज़ें जितने भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं सबको हम फाई के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट वन साइन थीटा। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज 90। अगर ये 90 आपके पास एंगल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये 5 प्लस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 90। तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह पे ले सकता हूँ 90 माइनस 5, 90 माइनस 5, सिंपल। अगेन ये थीटा है, ये 5 है, ये 90 है, तीनों का सम 180 होता है। दैट इज थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 90 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 5, 90 माइनस 5। तो हमने यहाँ पे क्या किया, थीटा की जगह पे 90 माइनस 5 डाल दिया। नाउ साइन 90 माइनस एंगल इज कॉस ऑफ दैट एंगल, दिस इज कॉस 5। तो साइन थीटा की जगह हमारे पास आ गया कॉस 5। अगेन अगर मैं 5 को देखूँ यहाँ पर, तो tan 5 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज L अपॉन बेस दैट इज A, और वी कुड सिंपली राइट L इज इक्वल टू A tan 5, ए इधर चला गया, तो दिस इज A tan 5 इक्वल्स टू L। हमें चाहिए ये बेसिकली DL, तो DL के लिए हमने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो A वैसे का वैसा ही, और tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर 5, और 5 का करेंगे दैट इज द D5 इज इक्वल टू DL। और सिंपली अगर मैं कहूँ तो हमने दोनों साइड 5 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, तो DL का हो गया DL बाई D5, जो कि D5 उधर चला गया। याद रखिएगा tan स्क्वायर tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। नेक्स्ट वन इज, आपके पास ये DL की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास DL आ चुका है, साइन थीटा आ चुका है। अब हमें देखना है बस R, कि आखिर R की वैल्यू क्या होगी। दैट वुड बी cos 5 इक्वल्स टू, दिस इज द 5, cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो A अपॉन R, सो R इक्वल टू A अपॉन cos 5, दैट इज R इक्वल टू A sec 5। सो दीज आर द वैल्यूज, R की ये वैल्यू हो गई, DL की, और ये साइन थीटा की। नाउ जो हमारा DB था, तो DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL की जगह पर दिस वैल्यू A sec स्क्वायर 5 D5, साइन थीटा की जगह पर cos 5, और आर स्क्वायर की जगह पर, जो यहाँ पे ये आर स्क्वायर है दैट इज A sec 5 का स्क्वायर, सॉरी शायद दिखा नहीं आपको, अगेन हियर आई वैसे का वैसे ही, DL की जगह पर ये वैल्यू A sec स्क्वायर 5 D5, और साइन थीटा की जगह पर आपने ये डाला वैल्यू दैट इज द cos 5, और ये आर स्क्वायर दैट इज A sec स्क्वायर A स्क्वायर sec स्क्वायर 5। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट होती है उसे हम कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई sec स्क्वायर 5 एंड sec स्क्वायर 5 विल कैंसिल आउट, एक A से A गया तो ये नीचे A रह गया, ये D5 है cos 5, तो दिस इज cos 5 D5, दिस इज द वैल्यू ऑफ DB। ये वैल्यू है DB की। अब हमें देखना है कि इस पूरे कंडक्टर के थ्रू, जो हमारे कंडक्टर था, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, जो हमारा करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है कुछ दिस वन, इतना। तो अब अगर मैं इस पूरे बारे में देखूं तो हर जगह पे करंट है, तो एक एलिमेंट ये हो गया, अगला ये, अगला ये, अगला ये, एंड सो ऑन, ये सभी के सभी।
अगर मैं इन सभी के थ्रू देखूंगा कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम करेंगे सभी का सम, और सम करने के बाद चलिए पहले सम लिख लेते हैं। दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू dB1 प्लस dB2 प्लस सो ऑन, जितने भी आपके पास करंट एलिमेंट बनेंगे। या फिर हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस ऑल dB, क्योंकि सभी के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लगभग लगभग सेम होगा, क्योंकि छोटे छोटे वैल्यूज हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डाला इंटीग्रेशन ऑफ dB। और इंटीग्रेशन ऑफ dB का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो यहाँ पे हमने लिखा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई, और इंटीग्रेशन ये सारे कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, एंड दिस वन इज द इंटीग्रेशन। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो अभी हमारा जो एंगल था दैट इज़ द फाई, और अब जो हमारा एंगल है दैट इज इस जगह से लेकर इस जगह तक, तो ये मेरे पास एक एंगल है φ1 एंड दिस इज द एंगल φ2। अगेन एक और चीज, जब आपके पास वैल्यूज हैं φ1 से φ2, ये आपके पास हो गई लिमिट इंटीग्रेशन की। सो दिस इज cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई, तो हम करेंगे क्या, पहले तो ये लाइन लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, एक बार फाई की जगह अपर लिमिट φ2 और एक बार φ1। सो दिस इज b इक्वल्स टू, हमने लिखा था dB का इंटीग्रेशन जो आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर, दैट वॉज आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। इन सबको चेंज करने के बाद हमारे पास आंसर आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए, जो आपने थीटा की वैल्यू डाली थी TL और आर स्क्वायर, पूरा सॉल्व करने के बाद आया था आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई इंटीग्रेशन φ1 से φ2, दिस वॉज अ बी। अब अगर हम इसको सही से करें सॉल्व, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई φ1 से φ2, सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, एक बार अपर लिमिट साइन φ2, एक बार लोअर लिमिट साइन, ये हमारे पास एंगल है φ1, ओके, बट जो आप एंगल आपको याद है ये था मेरा φ2 और ये था φ1, तो जो ये आपके पास एंगल है φ1 ये उल्टी डायरेक्शन में है, इसलिए हम करेंगे क्या, दिस इज द माइनस φ1, ये आपके पास जो लिमिट है वो माइनस φ1 से φ2 तक है, दिस इज माइनस ऑफ φ1 और बीच में माइनस का साइन जो कि इंटीग्रेशन लगता है। सॉल्विंग दिस म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन φ2 प्लस माइनस से बाहर निकलता है साइन का, एंड दिस इज द साइन φ1। अभी आप जनरली यही याद रख सकते हो कि ये φ1 बाहर निकलता है, बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट का जो केस है वो उतना डिटेल में आने की जरूरत है नहीं, इसलिए हमने माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल दिया, तो दिस इज प्लस, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ2 प्लस साइन φ1, या फिर आप इसको साइन φ1 प्लस साइन φ2 ले सकते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब हमारे पास कभी क्वेश्चन आता है दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिट लॉन्ग वायर, इन्फिनिट लॉन्ग वायर, तो अगर वायर कभी इन्फिनाइट हो गया, तो ये मेरे पास वायर, दिस इज द पॉइंट P, और ये कुछ बहुत ऊंचा और ये कुछ बहुत नीचे तक है, क्योंकि इन्फिनाइट है दैट मीन्स कभी खत्म नहीं हो रही वायर। तो अभी जो इस जगह पे पॉइंट बन रहा था एंगल φ1, फिर कुछ बनेगा आपके पास φ2 φ3, और ये धीरे धीरे एंगल बढ़ने लगेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास ये जो एंगल होगा ये कुछ लगभग 90 के आसपास होगा, 90 तो कभी नहीं होगा, 90 का मतलब हो जाता है पैरेलल, तो अप्रॉक्स 89.9999 समथिंग इतना कुछ, तो वो जो एंगल है वो कुछ 90 के आसपास ही रहेगा। तो हम करते क्या हैं, फॉर इन्फिनिट वायर जैसे एंगल का ऊपर का एंगल हमने लिया है लगभग 90, और वैसे हम नीचे का भी लगेंगे लगभग 90, φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू 90। सो b इक्वल्स टू, यहाँ पे आप 90 डालोगे, यहाँ पे 90, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई अपॉन ए इंटू 1+1, और सिंपली वी कुड राइट दिस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई अपॉन ए. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. आप चाहो तो इस 2 को 4 से काट सकते हो, या फिर सिंपली याद रखिए. ये याद रखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको इसकी वैल्यू याद है, जैसे 10⁻⁻⁷. और क्वेश्चन में जो भी आपके पास करंट या रेडियस नहीं, डिस्टेंस ये लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आर आपके पास करंट एलिमेंट से दूरी थी. याद रखिएगा इसको. आर था करंट एलिमेंट से दूरी, और ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. सो अगर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है और करंट दे रखा है, यू कुड यूज़ दिस फॉर्मूला. जैसे हमने ये केस फर्स्ट किया फॉर द इन्फिनिट वायर, एक और केस है यहाँ पे. अगर ये मेरा वायर है, दिस इज द वायर जिसकी लेंथ है L, और जो मैं मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूँ वो मैं इस पॉइंट से देख रहा हूँ, यानी जो पॉइंट है वो किसी भी एक एंड के पास है, एंड से परपेंडिकुलर है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस जगह से आएगा, इस जगह से, इस जगह से, हर जगह से, इन सभी जगहों से. तो जो एंगल होगा वो सिर्फ ये वाला बनेगा, नीचे तो कोई एंगल है नहीं. सो दिस वन इज फाई समथिंग फाई, कोई भी एक एंगल फाई है. तो फाई 2 की तो वैल्यू ये है, फाई 1 आपके पास कुछ नहीं यानी कि 0 है. तो 4 मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, किसी भी एक एंड से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हो तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़, पहले तो हम देखते हैं फाई टू की वैल्यू है कुछ फाई, कुछ भी एंगल मान लिया आपने, और फाई 1 जो कि नीचे वाला एंगल था दैट इज़ अ 0. सो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 2 की जगह फाई, और फाई 1 की जगह 0. साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सो दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द वन एंड. नेक्स्ट वन इज एक और केस कि अगर हम किसी वायर के जस्ट सेंटर पे, दिस इज द सेंटर, इट मीन्स अगर ये पूरी वायर L है, इसकी लंबाई है L, तो दिस इज द L/2 एंड दिस वन इज L/2. ओके, सो दिस वन, और ये आपके पास है अगर मिड पॉइंट है, दैट मीन्स फाई 1 और फाई 2 दोनों के दोनों एंगल आपस में सेम है. तो फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस at midpoint of the conductor of the wire, so phi 1 equals to phi 2 equal to something phi. So this will be B is equal to mu naught by 4 pi I by A sin phi 2 की जगह भी phi और phi 1 की जगह भी phi. So this is mu naught by 4 pi I by A into 2 sin phi. Okay, so that's the answer. या फिर सिंपली आप इसके लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, जो कि आंसर था इन्फिनिट वायर का, उसमें बस एक साइन फाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी कि अगर आपके पास वायर इन्फिनाइट है तो यहाँ पे 90, और अगर कुछ वायर का एंगल दे रखा है, यानी कि इसके साथ अगर एंगल 90 है यानी कि इन्फिनाइट के लिए, तब तो ये आपके पास साइन 91, और अगर कुछ और एंगल है 30, 60, 40, 30 जो भी दे रखा है, आप वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दैट्स आंसर सिंपली. तो सभी का एक जनरल सोल्यूशन है ये. सो दीज आर द केसेस जो आपके पास इन्फिनिट लॉन्ग वायर के लिए हैं. ये आपको ध्यान रखना है पूरा. थैंक यू.